बिजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और हमारे साथ है अभिनव झा सर। और सवाल ये है कि क्या अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर, और सभी बच्चों को स्वागत है इस शानदार से सेशन में। और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो अभी भी थोड़े से घबरा रहे हैं कि क्या हमने ड्रॉप लेके सही किया, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए था, क्या हमें पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए था। ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में मंडरा रहे हैं, तो हमें बस उसी चीज पे फोकस करना है एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आ जाएं एंड शेयर कर दें लिंक्स अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपने जितने भी डाउट्स हैं आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली ये सवाल तो बच्चों के दिमाग में एग्जाम के एक दिन पहले तक भी रहेगा कि क्या 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। ठीक है, ये सवाल खत्म होने वाला सवाल है नहीं, ये हमेशा बना रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कुछ तरीके जिसके थ्रू आप लोग 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है बिल्कुल, ये तो आंसर वन सिंगल वर्ड आंसर है, यस पॉसिबल तो है। कैसे पॉसिबल है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और ढेर सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं अभी सेशन में। ओके ओके, हेलो 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 एवरीवन। यस, काफी बच्चे आ गए हैं। दिस इज विजेंद्र कुमार, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। और हमारे साथ अभिनव झा सर हैं जिन्होंने अपना बीटेक एनआईटी नागपुर से कंप्लीट किया है। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है और हम दोनों बहुत सारे टॉपर्स को गाइड कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हाँ, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। आईकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। फीस की बात करेंगे प्लस का, तो बिजेंद्रा या फिर एजे लाइव कोड लगाने के बाद आपकी प्लस की फीस हो जाती है 3 महीना की 17,000, 6 महीना की 27,000, 12 महीना की 38,000, 24 महीने का 55,000, 30 महीने का 59,000। आइकॉनिक की बात करोगे बिजेंद्रा कोड लगाने के बाद, एजे लाइव कोड लगाने के बाद 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000। ओके, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 बैच 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। रैपिड रिवीजन बैच 8 दिसंबर से। ओके, एज फॉर जेईई मेन एडवांस 2023 15 दिसंबर से। रैपिड रिवीजन बैच 15 दिसंबर से। स्ट्राइकर बैच 15 दिसंबर से। एक्सलेंस बैच 22 तारीख से। स्ट्राइकर बैच 22 तारीख से। एज फॉर जेईई मेन एडवांस 2023 29 तारीख से। एक्सलेंस बैच 5 जनवरी से। Unacademy ask a doubt में brand new update आया है। Now you can ask your question from Unacademy website. You can ask up to 3 questions at a time. You can get answer in your preferred language. You can simply click drop and submit facilities there. Okay, so now this is all India mock test series for JEE 2022 starting from 2nd January every Sunday 2 बजे से होगा ये, 2 से 5 बजे के बीच में। All India level test for JEE preparation, question created by top educator, detailed test report to identify areas of strength and improvement. Use code Bijendra or AZ Live to enroll. Okay, now your race towards JEE 2022 top rank, secure top rank in Unacademy Champion 2.0 free test, and you will get chance to participate, be the part of exclusive mentorship group. Okay, and become part of dedicated leadership batch and stand a chance to have your college expense covered. Use code Bijendra or AJ Live to enroll. These are the champions from Unacademy and JEE Advanced 2021 जिन्होंने JEE Advanced 2021 में टॉप 500 में अपना रैंक सिक्योर किया था। या 20, 21, 34, 75, 131, 143, 197, 204, 265 and so on. Let's start the topic. टॉपिक की शुरुआत करते हैं। Is 99 percentile still possible? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा टॉपिक, और बहुत ही बच्चों को काफी इससे आज के सेशन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि यार कैसे हमें करना है ये टारगेट अचीव। और बहुत बच्चों का हमारे पास डाउट भी आ चुका है। चलिए सर एक एक करके डाउट ले लेते हैं। हाउ मेनी मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 95% इन फर्स्ट अटेम्प्ट? 95 मतलब जस्ट क्लोज टू द परसेंटाइल जिससे आपको एनआईटी में सीट मिलती है। लाइक 94 पे मिलती है, लेकिन 95 भी लगभग उसी के रेंज में आ गया। तो हम लोग सर कह सकते हैं कि 150
145 150 इज सेफ हाँ स्कोर। इसके बीच में आप ले आओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका हो जाना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सर हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है कंपलसरी। बिल्कुल। टॉप 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो 99 परसेंटाइल के लिए सबसे पहली बात है कि 90% सिलेबस आपका पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जो 10% रिमेनिंग सिलेबस है वो भी पूरी तरह से निल नहीं होना चाहिए, उसका भी बेसिक लेवल पर ये भी कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपका 99 परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए विथ एक्यूरेसी। अगर ये स्पीड और एक्यूरेसी साथ में नहीं रहेगा तो फिर आप सारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यूज आपको पूरे कंप्लीट लगाने होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट सर आपकी तरफ से कुछ पॉइंट आप बताना चाहेंगे। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चे को। वो सर लिख देना चुका हूं बहुत मैं, important। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। और कोई हाँ पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। मॉक रिवीजन, टेस्ट, रिवीजन हाँ एंड मॉक टेस्ट टेस्ट। या टेस्ट, टेस्ट एंड रिवीजन रिवीजन प्रॉपर दोनों रिवीजन साथ में हम लोग लिख देते दोनों हैं। साथ में होना चाहिए। हाँ। ये 5 पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे देन ओनली यू कैन गेट 99 परसेंटाइल। तो डेफिनेटली। तो बच्चों बहुत बच्चे हैं जो अभी बोल रहे हैं, जैसे एक बच्चा है शिवम ठाकुर, ही सेइंग कि सर 97 परसेंटाइल टारगेट कर रहा हूँ और सिर्फ 30-40 मार्क्स आ रहे हैं। 30-40 मार्क्स ओवरऑल की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आ रहा है तो भी बहुत कम है ना। 97 परसेंटाइल आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो आप समझो आपकी जैसे अगर आपके इतने कम मार्क्स आ रहे गाइस, दैट मींस सब कुछ एक एक तरह से आपका बेसिक फाउंडेशन ही गलत है ना। जो बच्चे एकदम ही भटक रहे हैं उनको ये चीज ओवरऑल 30-40 मार्क्स मतलब, तो यार आपका मतलब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी बनाइए। बस अपने आप को सोच लीजिए कि मुझे बस एनसीईआरटी करना है, थियरी आराम से करना है, नोट्स पढ़ना है और एकदम बस आप कंसंट्रेट करो कि कुछ टॉपिक्स पकड़ो, 75 to 80% टॉपिक्स पकड़ो, उनको आप थरोली पढ़ाई करो उस पे एंड फोकस करो एंड देन यू कैन डू इट, ठीक है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर 90% सिलेबस कंप्लीट होना कितना जरूरी है, क्या इससे कम परसेंट सिलेबस कंप्लीट करके भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता 99 परसेंटाइल पॉसिबल है अगर आपने 90% सिलेबस नहीं किया तो। क्योंकि सर अगर बाई चांस आप कि जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आपका वहीं पे मार्क्स कम हो जाएगा एंड देर फिर उसके बाद बहुत प्रेशर आ जाएगा। फिर बाकी जितने आपने चैप्टर करके गए उसमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को एक लीनियंसी देनी पड़ेगी, अपने आप को एक बफर देना पड़ेगा, अपने आप को एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि यार हाँ मुझे इस बीच में इतने क्वेश्चंस करने चाहिए एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 90% सिलेबस नहीं करके जाओगे आप अपने आप पे प्रेशर डाल देते हो कि यार जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन करके आना ही पड़ेगा एंड बाय चांस जो आप छोड़ के गए हो उससे 2-3 सवाल आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, दो मान लो 6 से 7 क्वेश्चन भी आ गए तो आप ऑलरेडी पीछे हो एंड बाय चांस वो क्वेश्चंस इजी आ गए तो सब बना के आएंगे वो क्वेश्चन और आप नहीं बना के आओगे। दैट इज द वर्स्ट वो पार्ट। डिफरेंस क्रिएट करेगा, डिफरेंस लाएगा बहुत ज्यादा। सर जैसे कोई सिंपल सा सवाल है, कोई बच्चे जैसे जो 90% बच्चे सही कर रहे हैं एग्जाम में या 80% कर रहे हैं और वो आप नहीं बना रहे हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हो। टफ क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं क्योंकि वो बहुत लोगों ने छोड़ दिया, राइट। बट इजी क्वेश्चन में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
So that is why I feel कि सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो तो आप अपने आप के चांस बढ़ा रहे हो कि हर एक सिंपल सवाल आप बना के ले जाओ। जैसे आप मुजम्मिल का टारगेट है 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन मैथ्स। तो मुजम्मिल जो है वो सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और 40 into 4 मतलब 160 का आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो मुजम्मिल। एंड बाय चांस आपके उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ गई तो आप 130 120 के आसपास स्टैंड करोगे और 120 और 130 में आपको कोई एनआईटी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? My target 15 question in physics. My target 15 question in physics, 15 question in chemistry, 10 question in mathematics. क्या करना चाहिए इतने के लिए? अच्छा, मतलब 60 नंबर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आ जाए, 60 आपकी केमिस्ट्री में आ जाए और 40 आपका मैथ्स में आ जाए, तो आपका टोटल 160 आ जाए। ठीक है, अच्छा टारगेट है, ठीक ठाक है, इस पे आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो ये तो बहुत इजी टारगेट है। अगर आप केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक पूरा कर लेंगे तो आपका 7 क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 बचेगा ऑर्गेनिक और फिजिकल मिला के। तो जो फिजिकल के इजी टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक के इजी टॉपिक्स हैं, आप उतना भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सिर्फ जीओसी कर लेंगे, उसी से 3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आप सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैस लॉ कर लेंगे, तो उससे आप केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे, इतना से काम हो जाएगा। तो बहुत आसान है इतना पूरा करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन सर मैथ में कोई बच्चा टारगेट कर रहा है, उसको क्या क्या कर लेना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं तो पहले बच्चे को एक रिकमेंडेशन दूंगा, थोड़ा सा आप बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाओ। सब में 5-5 क्वेश्चन एटलीस्ट, है ना? आप जैसे 15 क्वेश्चन बोल रहे हो, आप 20 रखो फिजिक्स, 20 रखो केमिस्ट्री, 15 रखो मैथ्स, है ना? क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप 95% क्रॉस नहीं करोगे, तब तक आपका कोई चांस ही नहीं है ना? और इतना छोटा टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि फिर हम मतलब इतना भी ना कर पाए, क्योंकि टारगेट ही आपका बहुत छोटा है। तो आपकी तैयारी इसी लेवल की होगी और ऐसा हो सकता है कि जितना आप करके जा रहे हैं उतने में से सवाल ही ना आए, या फिर सवाल ही बहुत टफ आ जाए, आप कर ही ना पाए। तो इन दैट केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, अपना थोड़ा सा टारगेट अच्छा रखो। टारगेट ऐसा रखो यार कि कोई भी बिलो एवरेज बच्चा है जिसको मतलब जिसने कभी खुद सोचा भी नहीं था कि उसको एनआईटी की सीट मिलेगी, ऐसे बच्चे भी कम से कम 150 का टारगेट लेके चलें। तो 150 अगर आपको स्कोर करना है, आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये श्योर मान लीजिए आप। अगर आपको 150 स्कोर करना है तो 200 का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और हैं। तो सर स्पीड एंड एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में? एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब करेंगे तो फिर वो बहुत गलत है। तो सबसे पहली चीज एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और क्योंकि देखिए, कोई भी आपको इस चीज का रिवार्ड नहीं देने जा रहा है कि आपने एग्जाम में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले। आपको रिवार्ड मिलेगा कितने सही हुए। तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो फिर स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अगर आपके कैलकुलेशन सही सही होंगे तो फिर स्पीड बढ़ने लग जाएगा। देखिए, कोई भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, वैसा नहीं करते कि पूरा एकदम जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपरों को देखा है, वो बहुत काम रहते हैं, कूल रहते हैं, एकदम आराम से कर रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि इसकी स्पीड ही नहीं है, बट उसकी एक्यूरेसी, समझ इतनी अच्छी होती है कि वो एक ही बार में प्रॉब्लम को कर जाता है, एक ही बार में कैलकुलेशन सही करके लाता है, एक ही बार में उसका आंसर आ जाता है। तो आज एक बच्चा वैसा होता है जो जल्दी 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 करता है, फिर वो गलत कर देता है, फिर ऊपर से जल्दी 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 करता है, फिर गलत करता है, फिर जल्दी जल्दी करता है, फिर गलत करता है। तो ये बच्चे और ज्यादा अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आपको बुलेट ट्रेन बन जाना है, ठीक है। स्पीड का कतई मतलब ये नहीं है। कोई सवाल देखिए, आपको एग्जाम में पर सवाल कितना टाइम मिलता है? टोटल आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है। कितना मिनट हो गया सर? 180 डिवाइडेड बाई 75। हाँ, तो लगभग लगभग 2.5 से थोड़ा कम होता है। हाँ 2.5 मिनट से थोड़ा कम। हाँ, 2 प्लस होता है मिनट टाइम आपका, ठीक है। तो 2 मिनट तो होता ही होता है, प्योर 2 मिनट्स। तो प्योर 2 मिनट्स आप दीजिए। प्योर 2 मिनट्स देके भी आप विथ एक्यूरेसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। मैं यही कहूंगा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, कि एक सवाल को ऑन एन एवरेज आप 2 मिनट में कर ले रहे हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी मानी जाएगी। आपकी स्पीड अच्छी होने का मतलब ये कतई नहीं कि आप 1 मिनट में सवाल को सॉल्व कर लें और गलत कर दें। उस स्पीड को मैं अच्छी स्पीड नहीं मानता हूं, ठीक है। आपकी स्पीड अच्छी है विथ, जब आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी नहीं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, स्पीड विथ एक्यूरेसी। स्पीड के साथ एक्यूरेसी या एक्यूरेसी विथ स्पीड, दोनों वाइस वर्सा है, दोनों होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी, बच्चा बोल रहा है ये केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन, आईयूपीएससी, पॉलीमर, इतना चैप्टर केमिस्ट्री में कंप्लीटेड है। तो जीओसी भी कंप्लीट करो और मेटलर्जी कंप्लीट करो, इन्वायरमेंटल कंप्लीट करो। अभी बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है, ये सारे चैप्टर्स और कंप्लीट करो। तो 6 क्वेश्चन सर, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या मतलब? प्रिया शर्मा, विल यू प्लीज एलोबरेट? थोड़ा एलेबोरेट करो। नेक्स्ट पॉइंट है सर, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ये आर्ट सीखना, ये चीज जानना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये चीज आप हर बच्चा अपने आप, जैसे हर बच्चा अपने आप को जानता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ लाइफ में, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि यार कि आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से आप पहले इजी क्वेश्चंस पिक कर रहे हो, कैसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेट में कर रहे हो, है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारी चीजें मान के चलनी पड़ेंगी एंड अल्टीमेटली आपको बेनिफिट भी होगा इसका। तो कोई नहीं, आप लोग को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है ये चीज जानने में, बट हाँ, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जो 5th वाला पार्ट है, उतना आप समझ में आएगा। आप जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोचो और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड अल्टीमेटली इट विल बी वेरी वेरी गुड। तो ठीक है, तो जस्ट फोकस एंड अपने पेपर, अपने आप को समझो कि हाँ, मैं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरे फिजिक्स मैं फिर करता हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं पहले ये चीजें करता हूँ तो ज्यादा मार्क्स आते हैं। या फिर आई ऑलवेज, जो बच्चे होते, जैसे मैं सर अपना बता देता हूँ कि मेरा जो था कि मैं पहले इजी क्वेश्चन सबके कर लेता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड देन आई यूज्ड टू कम ऑन टू द मीडियम लेवल क्वेश्चंस। तो इस तरह से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस्ड रहो, काम करो अच्छे से एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स आएंगे एंड डेफिनेटली आपको मतलब रिजल्ट, इसके फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको समझते जाना है और इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर आप का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, चेंज इज अ मस्ट, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आपको एक ऐसा तरीका डेवलप करना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। लाइक जब भी हम कोई भी हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी प्लेयर हो, या फिर वैसे लोग जिनको एक ना एक दिन मतलब एक अपना फाइनल बेस्ट देना होता है, वो क्या करते हैं, वो एक प्लानिंग करते हैं और जितने भी प्री मैचेस होते हैं उसमें उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उससे सीखते हैं। जैसे सर बता रहे थे कि आपको अलग अलग तरीके एग्जीक्यूट करने हैं, प्लान करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है मॉक टेस्ट में, और आपको एक बेस्ट आउट ऑफ देम निकाल के लेके आना है कि उनमें से बेस्ट तरीका क्या है।
जैसे एक तरीका मैं बच्चों को बताता हूं 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 का, कि आप यू गिव 45 मिनट इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, तीनों में 45 मिनट दो और लास्ट में 45 मिनट बचा लो। कैसे? जो ये आप 45 मिनट दे रहे हो, इसमें आपको उन्हीं प्रॉब्लम को करना है जो श्योर शॉर्ट है, ठीक है, जो लगता है कि नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है, ये मैं पक्का सही करूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करो, उसको कर लो जो इजी है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि ये मैं ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे से ज्यादा टाइम ले सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है ऑनलाइन एग्जाम में, आप उनको यूज करिए, बहुत सारे बच्चे यूज ही नहीं करते हैं। तो वहां पे एक बटन होता है मार्क फॉर रिव्यू का, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो 45 मिनट इन ईच सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा 45 मिनट का, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज भली भांति पता होगी कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, आपको पूरा पेपर पता होगा, ठीक है। फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आया था बट मुझे टाइम नहीं मिला, मैं देख ही नहीं पाया। ये वाला चीज होगा ही नहीं आपके साथ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जो इजी थे आप ऑलरेडी श्योर शॉर्ट में कर चुके होंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई हो चुका होगा कि आपने ऑलरेडी इन 45 प्लस 45 प्लस 45 मिनट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। और एक और चीज होगा कि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आप प्रॉब्लम को जब लगातार सबको अटेम्प्ट करते जाते हैं, बीच में एक सवाल ऐसा होता है जो इतना लेंदी होता है, इतना टफ होता है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है। एक क्या लगातार 2-3 भी हो सकता है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा ना भाई साहब, तो फिर आपसे सवाल आसान सवाल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो पेपर में कुछ ऐसे टफ टफ सवाल होते हैं, ऐसे आग के गोले होते हैं जिनमें हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, ठीक है। तो उनको छोड़ना होता है, वो सवाल ही होते हैं कि छोड़ने वाले सवाल होते हैं। तो यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन छोड़ने का भी आर्ट आपको सीखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए दिया गया है, तो उसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट आप एग्जिट ऑप्शन कीजिए कि नहीं उसको मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आप प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, श्योर शॉर्ट, मार्क फॉर रिव्यू और एग्जिट, मतलब छोड़ देना है, करना नहीं, लीव, ठीक है। तो श्योर शॉर्ट तो आप पहले बार में कर लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू इन एक्स्ट्रा 45 मिनट में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी मतलब 45 मिनट जो बच गया, इसमें मार्क फॉर रिव्यू वाले प्रॉब्लम करने के बाद भी अगर टाइम बच जाता है 10 मिनट का, तो चलो अब तो हम भाई तैयार हो चुके हैं, हमने सारे पेपर देख लिया है, जितना हमसे होना था कर लिया है, अब लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, अब हमारा आग का गोला भी क्या कर लेगा, चलते हैं आग के गोले में भी हाथ लगा लेते हैं, एक आध बन जाए तो बन जाए। तो ये तरीका मैं बच्चों को एक बताता हूं, इससे बहुत फायदा होता है। अगर आप लोग इसको यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो देखिए अब इसको आप लास्ट एकदम फाइनल मैच में इसको यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको जितने आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट में इसको ट्राई करके देखिए पहले कि क्या इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या इससे फायदा आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट में लगातार आप 4-5 टेस्ट में इसको ट्राई कीजिए, फायदा हो रहा है तो हर मॉक टेस्ट में यही तरीका अपनाइए ताकि ये आपकी एक आदत बन जाए, ठीक है। तो ये एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है जो आप लोगों को बहुत मदद कर सकती है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है इस टेक्निक में तो यू कैन आस्क। वैसे तो ये टेक्निक हम लोग एग्जाम के 1-2 दिन पहले बताते हैं, लेकिन जैसा सर ने कहा कि आप लोगों को अभी से करना पड़ेगा, अभी आपका मॉक टेस्ट है, उसको फाइनल एग्जाम मान के देना होगा, अच्छे से देना होगा। तो उसमें आप अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो फाइनल एग्जाम आपको लगेगा एक मॉक टेस्ट है, आप उसको एक नॉर्मल एग्जाम की तरह देंगे, ठीक है। किसी भी चीज को जब आप स्पेशल बना देते हैं ना, तो आपके दिमाग में प्रेशर आ जाता है। जितना आप लाइट लेते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, अगर इस क्लास को हम बहुत ज्यादा स्पेशल बना देंगे ना, तो हमें भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस होके आएंगे और नर्वस हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम एक स्पेशल डे होता है, कुछ स्पेशल तैयारी आपको करनी पड़ती है, बट एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। तैयारी करना अच्छी चीज है, किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन इज गुड, बट एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेना, बर्डन ले लेना इज बैड। और एक्स्ट्रा प्रेशर आता है बहुत सारे तरीके से, ठीक है। जब एग्जाम देने जाते हैं तो किसी मॉक टेस्ट के दिन आपने मम्मी पापा से बात नहीं किया,
बट एग्जाम के दिन मम्मी पापा का आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक स्पेशल डे बना रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, भगवान मेरे मुझे पास करा देना। अब मंदिर जाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे, आप मस्जिद जाएंगे कुछ तो दुआ मांगेंगे, आप चर्च जाएंगे कुछ तो मांगेंगे ना। तो आप किसे मांग रहे हैं, तो आपको लगेगा मांग रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कर रहे हैं तो डेली कीजिए, ताकि आपके लिए एक नॉर्मल डे रहे। जो भी चीजें आप करते हैं, आप एग्जाम को जितना ज्यादा स्पेशल करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे वीडियोस देखते हैं कि एग्जाम की एक रात पहले कैसे सोए, ऐसा लग रहा है कि आज तक उसने कभी सोया ही नहीं है। ऐसे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, कैसे सोए, एग्जाम की रात कैसे खाएं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं तो ठीक है, एग्जाम की रात कैसे खाएं, लेकिन कुछ चीजें तो कॉमन सेंस की, अब बच्चे नहीं है ना कि एग्जाम के रात आप कुछ ऐसा खा लेंगे आपका पेट खराब हो जाएगा। एज ए यूट्यूबर कोई भी आपको यही बताएगा कि एग्जाम की रात एग्जाम की सुबह कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपका पेट खराब हो जाए, ठीक है। तो इतना तो आपके मम्मी पापा बता देंगे, आपके घर वाले बता देंगे, आपके पापा बता देंगे, आपके दादाजी बता देंगे, दादी जी बता देंगी। तो कुछ चीजें जो कॉमन है उनको बहुत ज्यादा आप लोग वैल्यू मत दीजिए, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं, आपका मेन क्या है, कि आप पेपर कैसे देते हैं। आपका पूरा फोकस पेपर देने पे होना चाहिए। क्या पेपर आपको दे के आना है, अपना बेस्ट देना है। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप पेपर अच्छे से दे के आएंगे, आपका अच्छा रिजल्ट होगा। बिल्कुल। मैथ्स में सर क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, लिमिट, इंटीग्रेशन, वेक्टर, इतना चैप्टर्स कंप्लीटेड है। तो बेटा आपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, है ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोऑर्डिनेट वीक है तो उसको अभी रहने दो, कोऑर्डिनेट से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बट उसको छोड़ के सारे अदर टॉपिक्स है वो कवर करो मुजम्मिल। यू कैन कवर अप द टॉपिक्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, इन सारे छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करते जाओ, तो आपको लगेगा हाँ मैं 70% सिलेबस की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं 80% सिलेबस की ओर बढ़ रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आपको देखो यार, बहुत तरीके होते हैं कि आपको लगता है कि यार बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और आपने लगभग 40-50% ही किया हुआ है, तो गो फॉर द थिंग जो जल्दी हो जाए। तो 50 से 70 का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, फिर 70 से 90 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पिक एंड चूज करना है, और अगर आपने कोऑर्डिनेट आपका रह भी जाता है तो लास्ट में यू कैन जस्ट मग अप द फॉर्मूलाज, जो टेंजेंट वाले इक्वेशन हो गए, है ना, बेसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, बेसिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके क्या हो जाता है, कैसे एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, कैसे इक्वेशन निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, है ना, कैसे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालते हैं, ये सर भी अगर आप करके चले गए ना तो भी आपका 2-3 क्वेश्चन फंस सकता है। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन जो आएंगे कोऑर्डिनेट से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 4 में से अगर आपका 2-3 भी लग जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज देख के गए हो तो इस चैप्टर में। और आई एम टेलिंग यू कि हाँ, कोऑर्डिनेट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। बहुत सारा चीज नहीं छोड़ के जा सकते, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी आपने टॉपिक्स लिखा है उसमें सिर्फ आप 40-50% के आसपास का सिलेबस आया है। आप अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, है ना, वेक्टर किया तो 3D क्यों नहीं किया, लिमिट्स किया तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्यों नहीं किया, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक सीक्वेंस बना के चलें, ये नहीं कि बस लिमिट पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, हम सोच रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो आपको ये सब चीज सोच के चलना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में अलजीब्रा और कैलकुलस कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सेकंड अटेम्प्ट में कर लूंगा। बेटा सिर्फ कोऑर्डिनेट, सिर्फ आपका कैलकुलस, अलजीब्रा और कोऑर्डिनेट नहीं होता है जेईई, है ना, छोटे मोटे और भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको करिए।
अच्छे से। बुक्स बता दीजिए जो अभी से फॉलो करें और कंप्लीट हो जाए जेईई मेंस 2022। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सो दैट विल बी पॉसिबल, है ना, आप कर सकते हो एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, कर लेना छोटे मोटे टॉपिक्स, कोऑर्डिनेट छोड़ सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब ओवरव्यू ले सकते हो, ये मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, पहले जो चीज आता है अच्छे से कर लो, इंटरेस्ट है जिसमें वो सारी चीजें कवर अप कर लो, एंड देन मैंने आपको जो आइडिया दिया कोऑर्डिनेट का, फॉर्मूला बेस्ड थिंग्स कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, क्या एनसीईआरटी इनफ है या कहीं और से प्रैक्टिस करना चाहिए? बेसिक तो एनसीईआरटी बेसिक आपको कहीं और से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक अगर आपका हो गया तो जो रिएक्शन वाला पोर्शन है, रिएक्शन वाला पार्ट है, उसके लिए एनसीईआरटी इनफ है, उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर आप बात करते हैं बेसिक का, तो बेसिक जैसे जीओसी अलग से नहीं दिया हुआ है, जीओसी अलग से नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट किसी वीडियो से या किसी सीरीज से जहां पर अच्छे से पढ़ाया गया हो या किसी अच्छी किताब से आपको कवर करना चाहिए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जंप कर सकते हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट, हम थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। पीवाईक्यूज के बारे में बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करने चाहिए और उसके करने से क्या फायदा मिलेगा। सर पीवाईक्यूज तो सर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बच्चे लास्ट 10 इयर्स का करके जाते हैं उनको ये समझ में आता है, और मॉक में बहुत फायदा होता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पीवाईक्यूज है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आप 10 लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन करके चले जाओगे, आई कैन गारंटी यू मैथ्स में आप 40-50 नंबर ला सकते हो, 40 to 50 मार्क्स, जस्ट बाय डूइंग द पीवाईक्यूज थरोली। ये नहीं कि सोल्यूशन देख रहे हैं, खुद से अगर आप कर पा रहे हो A to Z 10 साल के क्वेश्चन सारे अगर आपने कर लिए, आई गारंटी कि आप 40 से 50 नंबर जरूर ला पाओगे, एकदम ये बात की गारंटी है। दूसरी चीज, पीवाईक्यू और क्या हेल्प करता है? पीवाईक्यू इज अ वेरी गुड थिंग फॉर रिविजन। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम छूट देते हैं, जो हमारा हमारा छूट जाता है, हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो हम पीवाईक्यूज देखते तो उसमें उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें तो सिर्फ डिटर्मिनेंट जीरो करना था, अच्छा इसमें तो सिर्फ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 लगाना है। तो इस तरह की चीजें आपको पकड़ में आ जाती है, बस ये करना था इसमें, एंड दिस यू स्टार्ट अप्लाइंग इन द एक्चुअल पेपर, और इसमें आपको काफी फायदा होता है। तो पीवाईक्यू से क्या होता है, एक ब्रिस्क रिवीजन होता है, प्लस आपकी आर्मरी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे जेई के दिन कि हाँ यार ये सेम पेपर आ रहा है, ये सेम पेपर हमें इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निशांत, यहाँ हमारे पास अभी फिजिक्स एजुकेटर नहीं है हमारे इस अभी, हम लोग बस, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली आप फिजिक्स एजुकेटर से पूछ सकते हो, दैट विल बी ग्रेट। सर रिलेशंस एंड फंक्शंस पल्ले नहीं पड़ता है जैसे कैलकुलस में आता है सर, रिलेशन फंक्शंस वन शॉट करवा दो 8-9 घंटे का। मुजम्मिल, डेफिनेटली अगर आप मेरे स्पेशल क्लासेस देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो मैंने एकदम बहुत सारे अमेजिंग प्रॉब्लम्स करवाए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियोस ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग फॉर यू। ठीक है, आप जाइए देखिए वीडियोस आराम से, एंड आपको काफी गाइडेंस मिलेगा। मैंने जीओसी वगैरह कवर कर लिया है, क्या प्रैक्टिस और करना चाहिए एडवांस लेवल पे जीओसी और रिएक्शन में मैकेनिज्म, या अभी आगे बढ़ जाना चाहिए फॉर जेई मेन? डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप
इतना बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते जीओसी और बेसिक पे। आप आगे बढ़िए और 12th वाले जो रिएक्शंस हैं, स्टार्ट फ्रॉम हेलोअल्केन, हेलोअरीन, उसके पहले हाइड्रोकार्बन्स वाले रिएक्शंस, ये सारी चीजें आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप इतना टाइम इसमें लगा चुके हैं ऑलरेडी, आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यही सब चीजें आगे जाके इंप्लीमेंट होने वाली है, आगे जाके यूज होने वाली है। तो इन सब का आगे आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है, आगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होते जाएगा, ठीक है। तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा सर आपको बता रहे थे। तो PYQs को आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और यू स्टार्ट फ्रॉम 2021, पीछे की तरफ पढ़िए, पहले 2021 का कीजिए। चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हैं, तो चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं तो 2021 से लेकर 2019 तक का पहले कर लीजिए, ठीक है। किसी भी किताब में सीक्वेंस में ही रहता है, तो पहले इतना कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 3 साल का तो आपका हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी एक चैप्टर का पूरा एकदम 20 साल का कर लिए और बाकियों का किए ही नहीं, एक ही साल का किए, ऐसा नहीं करना। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी है, किसी भी चैप्टर के साथ नाइंसाफी करेंगे वो आपके साथ नाइंसाफी करेगा। तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल वेटेज देनी है, ये बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, पहले 3 साल का लगा लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जाइए, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जाइए, जितना कर सकते हैं। एक बार हो जाए तो एक बार और लगाइए, रिपीट कीजिए, ठीक है। रिपीटिंग मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर दिस। अगर आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी चाहिए, आप प्रॉब्लम को रिपीट करिए, ठीक है। PYQs हो जाए दोबारा बनाइए, 3 बार बनाइए, देखिए ना आपकी स्पीड कितनी अच्छी होती है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है। सवाल देखते देखते हो जाएगा, वही तो चाहिए कि सवाल देखते देखते हो जाए, देखते ही नजर आ जाए कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग कैसे, हम लोग क्या जादूगर हैं, भगवान हैं, ये सवाल देखते पता चल जाता है कैसे सॉल्व करना है। हमने उस सवाल को इतनी बार सॉल्व कर लिया है कि हमें वो सवाल लगभग पूरा कॉन्सेप्ट पता है। कोई भी सवाल आता है देखते बता देंगे कि कैसे होना है, ठीक है। अब आपके सामने मैं बताता हूं, अगर आपके सामने ऐसा कुछ, एक मिनट, हाँ, मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लूं या इसको मिटा देता हूं मैं, हाँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा अगर रिएक्शन में लिखता हूं, मैं लिखता हूं Cu प्लस डाइल्यूट HNO3 और आपसे पूछता हूं क्या बनेगा। मैं लिखता हूं Zn प्लस डाइल्यूट HNO3, आपसे पूछता हूं क्या बनेगा। मैं लिखता हूं Cu प्लस कॉन्क HNO3, पूछता हूं क्या बनेगा, ठीक है। मैं लिखता हूं Zn प्लस कॉन्क HNO3, क्या बनेगा। तो दो चीजें हैं, इस सवाल को मैं एक्यूरेटली सॉल्व कर पाऊंगा बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, पहली चीज। दूसरी, इस सवाल को मैंने इतनी बार सॉल्व कर लिया है कि सवाल का कॉन्सेप्ट मुझे याद हो गया है। ये सवाल याद नहीं हुआ है, सवाल याद बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली जैसे मैं बच्चों को बताता हूं, इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री भी काफी कॉन्सेप्चुअल है कि आपका जहां भी कॉन्क HNO3 आएगा NO2 आएगा, तो NO2 मैंने लिख दिया, और कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा और ZnNO3 होल ट्वाइस बनेगा। फंसते बच्चे यहां हैं, ठीक है, यहां फंसते हैं। CuNO3 होल ट्वाइस तो दोनों जगह बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस तो यहां भी बनेगा, बट यहां वाले केस में NO बनता है और यहां वाले केस में N2O बनता है। अब बच्चे, ये पूरा रिएक्शन एनसीईआरटी का है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये याद रहता है कि एक में NO बनता है, एक में N2O बनता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि किसमें NO बनता है, किसमें N2O बनता है, ठीक है। तो जो बच्चा इसको थोड़ा सा समझ के किया है उसको याद रहेगा, 2-3 बार इसको कर लिया है उसको पूरा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। नहीं तो वो एग्जाम में भी जाएगा, ठीक है, एग्जाम में भी जाएगा तो क्या करेगा, एग्जाम में भी जाके वो कंफ्यूजन में रहेगा, उसको डाउटर रहेगा, उसको सही मतलब अगर आता भी होगा ना तो क्या लगेगा गलत है क्या, तो वो छोड़ के आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन की वजह से। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप प्रॉब्लम को रिपीट करके बनाएं, बार बार बनाएं। जैसे अब आपको कॉन्सेप्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब हाथ लगाया हूं तो बता ही देता हूं। जैसे यहाँ पे Cu है, तो Cu
+2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में, ये भी +5 में, तो +5 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, बट यहाँ +5 से +1 में जा रहा है। तो रिडक्शन कहां ज्यादा हो रहा है, यहां पे रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, 5 से 1 में गया है, यहाँ 5 से 2 में जा रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन यहां पे ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन Zn वाले केस में ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Zn ज्यादा रिडक्शन कर रहा है। तो अगर इतना हम लोग समझ लेंगे ना, तो यही सब टेक्निक लगा के एग्जाम में भी आंसर कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट रटने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट रटिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट का बार बार रिवीजन कीजिए, सवाल का बार बार रिवीजन करने से नहीं होगा। ये एक सवाल है, ये कोई रिएक्शन नहीं है जिसको आप रट लेंगे, ऐसा कोई नया रिएक्शन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बच्चे यही गलती करते हैं केमिस्ट्री में कि वो सवाल रटते हैं, उनको लगता है ये कॉन्सेप्ट रट रहे हैं, Cu प्लस डायरेक्ट HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो सवाल है। आप यही रट लेते हैं तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसी गलती आप ना करें, नहीं तो बाद में आप भी गाना गाएंगे, दिल गलती कर बैठा है। ठीक है, तो ऐसा गाना नहीं गाना है, दिल नहीं आपका दिमाग गलती करेगा एग्जाम में। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाइए, और जो आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको रिवीजन करने का एक बेस्ट मेथड होता है कि आप टेस्ट भी दें, ज्यादा से ज्यादा बार टेस्ट दें, सवाल सामने आए, और सवाल को हमेशा कॉन्सेप्ट से सोचिए, हमेशा ये सोचने की कोशिश मत कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए कि अरे इसका क्या होता था, सर क्या लिखवाए थे, Cu प्लस डायरेक्ट HNO3, NO2 लिखवाए थे कि NO लिखवाए थे, एनसीईआरटी में NO2 लिखा गया था कि NO लिखा गया था, ऐसा याद करने की कोशिश मत कीजिए, ये याद करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, तब जाके आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। बात आई समझ में? अच्छा, कमेंट करके ये बताओ तुम लोग कि किन बच्चों को, कितने बच्चों को ये रिएक्शन समझ में आ गई, और कितने बच्चों को पहले से आता था। जीओसी वगैरह कवर कर लिया है, क्या प्रैक्टिस और करना चाहिए एडवांस लेवल पे जीओसी, या आगे बढ़ जाना चाहिए मेंस के लिए? एक हर चीज का एक लिमिट होता है मेंस का, तो उसी तरीके से सर क्या सर रेकमेंड करेंगे आप बच्चों को जीओसी के लिए? जीओसी में क्या पूछ रहा है बच्चा, एक बार मैं थोड़ा देख लूं। हाँ सर देख लीजिए। मेरा जीओसी कवर हो गया यही ना? हम्म। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं शायद, आगे बढ़ जाना चाहिए इस बच्चे को। सब में ऐसा ही है, मैथ्स में भी अगर आप कैलकुलस करने जाओ तो आप एडवांस लेवल की बहुत सारे प्रैक्टिस कर पाते हो। तो मेरा ये कहना है सर, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे अगर पीवाईक्यू मेंस आराम से बन जा रहे हैं, तो अब आपको उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज माय थिंकिंग। अगर आपकी प्रिपरेशन मेंस की है, अगर आपकी प्रिपरेशन एडवांस की है ना, तो अगर आप एडवांस के पीवाईक्यूज आराम से बना पा रहे हो तो यू फोकस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। बहुत लोग होते हैं कि उसी टॉपिक में घुस के रिसर्च करने लग जाते हैं, है ना, यूरोडोव क्रोटोव, है ना, क्या क्या बुक फिजिक्स में वो सॉल्व करने लग जाते हैं, एक ही चैप्टर में मास्टरी हासिल करने जा रहे हैं। बेटा हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है, जेई मेंस और जेई एडवांस का। तो कैसे आप पता करोगे कि आपकी प्रिपरेशन है? अगर आप उस पेपर के पीवाईक्यूज लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे बन जा रहा है बड़े आसानी से, देन यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन डू अदर स्टफ। डेफिनेटली सर, एक और चीज है ना कि मान लीजिए किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे या इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, वो चाहता है कि इंटीग्रेशन खूब प्रैक्टिस करे, खूब करे, तो अगर वो जाके एरिया अंडर द कर्व जब पढ़ेगा तो वहां भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में घुसे चले जाना है, अंदर प्रैक्टिस करते चले जाना है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसका प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाता है। हर चैप्टर में आप लिमिट भी आगे जाके यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक और ये भी तरीका होता है कि आप पूरे एक चैप्टर में बहुत ज्यादा अंदर घुसने से अच्छा है कि पूरे सेक्शन को एक बार में खत्म कीजिए। जैसे कैलकुलस एक बार में पूरा खत्म कर लीजिए और फिर कैलकुलस के मिक्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए।
तो आपकी ओरिजिनल टेस्टिंग भी हो पाएगी कि आपका डिफरेंशिएशन कैसा है, आपका लिमिट कैसा है, आपका इंटीग्रेशन कैसा है। तो मिक्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब पूरा चैप्टर्स आपका कंप्लीट होगा। पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेक्शन। लाइक इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो सर, जब बाद में सब खत्म हो जाएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो बाद में मिक्स प्रॉब्लम भी बच्चा कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है, और पीवाईक्यूज वही कराता है आपसे। पीवाईक्यूज में मिक्स प्रॉब्लम्स ही आते हैं। अगर आप मेंस और एडवांस की बात करोगे, पैराबोला और सर्कल का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना, पैराबोला और सर्कल का कॉमन टेंजेंट, कॉमन लाइन मिक्स कर देगा। हाँ, तो वो सारी चीजें मिक्स प्रॉब्लम करने से ही आएगी, और वो तब होगा जब आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द टफ लेवल। क्योंकि अगर आपको टफ क्वेश्चन वो नहीं होता है कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ लिया जाए, मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके देन यू कैन गो फॉर द एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। तो वो लेवल हासिल करना है। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक टू मच, है ना। वंस आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं आपसे, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो एंड यू कैन डू इट। डेफिनेटली। तो टेस्ट एंड रिवीजन्स पे हम आते हैं। तो हमने कुछ चीजें तो टेस्ट एंड रिवीजन में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि टेस्ट और रिवीजन में क्या क्या करना चाहिए बच्चों को। तो टेस्ट तो देना चाहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट को ऐसा नहीं कि टेस्ट दे रहे हैं और बगल वाले दोस्त से बतिया रहे हैं, अरे वो तुम देखे थे उस क्लास में वो लड़की आई थी, ठीक है, क्या पहन के आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है, या फिर कुछ और बतिया रहे हैं कि अरे विराट कोहली तो देखो ना, इस बार तो इतना दूर से शॉट खेला है कि आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। टेस्ट का माहौल बनाना पड़ेगा, टेस्ट दे रहे हैं तो किसी से 3 घंटे तक कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। मैक्सिमम एक बार टेस्ट अपने चेयर से उठना है, ठीक है, अपने फोन को रखना है टेबल पे, ठीक है, चेयर पे बैठना और टेस्ट देना है अच्छे तरीके से, बीच में उठना नहीं है, माहौल क्रिएट करना है। घर वालों को भी बता देना है कि मम्मी पापा प्लीज 3 घंटे तक हमें खाने के लिए ना पूछा जाए, हम 3 घंटे टेस्ट देने जा रहे हैं, और आप उसी टाइम पे जाएं जिस समय आपको घर वाले भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपर टेस्ट का माहौल बना के टेस्ट देना है। टेस्ट के बीच में कोई अदर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। फोन को डालो डीएनडी मोड में, कोई भी मैसेज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस 3 घंटे में नहीं देखोगे तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो फोन को डालो डायरेक्ट डीएनडी मोड में। और सबसे अच्छा है एनटी अभ्यास ऐप की खासियत है, मुझे एनटी अभ्यास ऐप इतना सा इसलिए पसंद है कि जब एनटी अभ्यास ऐप का टेस्ट बच्चा देता है ना, तो फोन को उसको फ्लाइट मोड में करना पड़ता है, तो टेस्ट ही स्टार्ट नहीं होता है। दैट इज रियली अमेजिंग। अगर टेस्ट डाउनलोड होगा पहले, और डाउनलोड होके जब टेस्ट आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे ना, स्टार्ट बटन क्लिक के नहीं होगा, पहले फ्लाइट मोड में करो फोन को, तब क्लिक होगा। गवर्नमेंट का ऐप है, बहुत अच्छा बनाया गया है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें 3 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फोन फ्लाइट मोड में चला गया, बिना फ्लाइट मोड में डाले आप टेस्ट दे ही नहीं सकते हो, वो चीज मुझे बहुत पसंद है। तो आप एनटी अभ्यास आपका टेस्ट दीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी का भी जो 2 से 5 बजे के बीच में मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है 2 जनवरी से, वो भी दीजिए, ठीक है। ये आप जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन होगा, आपकी रैंक पता चलेगी, तो ये भी पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एनटी अभ्यास में यही एक प्रॉब्लम है कि दैट इज नॉट द लाइव टेस्ट जिसमें आपको आपकी रैंकिंग पता चल रही है। यहाँ पे एनटी अभ्यास में कोई रैंकिंग पता नहीं चलेगी, बाकी सारी चीजें बेस्ट है एनटी अभ्यास की। तो ये चीज आपको कहाँ मिल रही है, अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में मिल रही है, तो वहां आके टेस्ट दीजिए। सर क्या कभी ऐसा भी होता है कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छी तैयारी उसकी हो चुकी है, दिस वेरी गुड इन नॉलेज, सारे चैप्टर की नॉलेज है, कोई भी सवाल पूछते हो फिर भी काफी अच्छा तरीके से तुरंत सॉल्व कर लेता है, लेकिन एग्जाम में जाके वो अच्छा नहीं कर पाता है। वो इतना अच्छा है, मतलब उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, करना जानता है, सब कुछ अच्छे से करना जानता है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। लाइक वी कैन सी दिस इन विराट कोहली। विराट कोहली कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है, इतने सारे सेंचुरी लगा चुके हैं, बट फिर भी अभी लगातार मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे अभी लास्ट इनिंग में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, मैं यही देखना चाह रहा था और मैंने हाइलाइट्स देखा सिर्फ ये देखने के लिए कैसे आउट हुए। तो एकदम दूर की गेंद है और एकदम दूर से बल्ला चला रहे, पैर भी आगे नहीं गया,
और सभी लोगों ने इसको मतलब ट्विटर पे हर जगह मीम्स भी खूब बने, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि विराट कोहली अब एक मेंटोर के रूप में है, कुछ दिन में वो मतलब रिटायर कर जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, अभी भी सिखाते होंगे अपने जूनियर को, तो कभी भी ऐसा नहीं सिखाते होंगे कि इतने दूर से बल्ला चला दो, वो जरूर सिखाते होंगे कि आपको पैर बाहर निकाल के बॉल तक पहुंच के तब शॉट लगाना है, ऐसी गलती नहीं करना अभी टेस्ट मैच में। लेकिन वो खुद ये गलती कर रहे हैं बार बार, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है कि उसको सब पता है, वो दूसरे को ज्ञान बांटता फिर भी गलती कर रहा है। तो इस फेज को, विराट कोहली के जो अभी फेज है और जो बच्चों की अब एक फेज आती है ऐसी, आप इसको रिलेट करके कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली होता है और ये इसको हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कंसंट्रेशन लैप्स होना। कंसंट्रेशन उस टाइम पे आपका थोड़ा बहुत भटक जाता है, तो आप या ऐसे रैश ऐसा थॉट। भी कह सकते हैं कि आप किसी और चीज में फंसे हुए हैं, आपका ध्यान कहीं और है, या प्रेशर बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हो कंसंट्रेशन, सकता है। बिल्कुल वही माइंड इज कंसंट्रेटेड नहीं हो आप। समवेयर एल्स, कहीं माइंड, और है हाँ दिमाग। माइंड कहीं और है। हाँ हाँ। जहाँ माइंड होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है, जैसे जैसे टेस्ट मैचेस में क्या होता है कि लंबी पारी खेलते हैं लोग, और टेस्ट मैच 5 दिन का खेल है, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि बहुत देर तक बैटिंग करें। और अक्सर देखा गया है कि टी के जस्ट बाद, या टी या फिर एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है उसके जस्ट बाद देखेंगे बैट्समैन आउट हो जाता है, क्योंकि कि उसका कंसंट्रेशन अब उस तरह का नहीं रहा। उसी तरीके से आप लोगों को भी टेस्ट के टाइम पे क्या होता है कि आपका एक सवाल नहीं बना और आप घबरा गए, है ना, आपका कंसंट्रेशन अब नहीं रहा उस लेवल का, और या तो 1 घंटा आप बैठे, फिर आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है, कुछ और सोच रहे हो कि क्या होगा एग्जाम में, कैसे होगा। आप अपने जॉब पे फोकस नहीं है। जैसे बैट्समैन का जॉब है क्या, डिफेंस करना, स्ट्रोक लगाना, कवरिंग ऑल द 3 विकेट्स, बैट और पैड के बीच में गैप नहीं रखना। टेस्ट मैच में बंदा यही चाहता है, राइट, एवरीथिंग एवरी बॉल पे वो इसी तरह से आगे बढ़े और स्ट्रोक लगाए, है ना। उसी तरीके से आपको भी हर क्वेश्चन को लेना है कि हाँ चलो आप कैसे करना है, क्या करना है, पर अगर आप हल्का सा भटक गए तो आपका, और अच्छे से अच्छे बच्चे भी हो जाता है ये चीज उनके साथ एग्जाम में, कि कोई ऐसा होता है कि एग्जाम में आपका मार्क्स ही नहीं आया क्योंकि आपने पेपर ही मन से नहीं दिया। ऐसा मेरे साथ भी, हम लोग भी सर, आप मॉक टेस्ट देते होगे, कभी कभार ऐसा होता है यार 1-2 क्वेश्चन बन नहीं रहा है, चलो उठ के चले जाते हैं, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेशन नहीं बना के रखना चाहते हैं हमको। तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए बोलूंगा मैं, आप संतुलित माइंड से दीजिए एग्जाम, ठीक है। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग के 2-3-4 नहीं, चलो 5 या 10 क्वेश्चन भी नहीं बने भाई, और हमारे पास 65 क्वेश्चन है, उनको देखना है। तो ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा कि छोड़ो ये नहीं हुआ, अब चलो नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बॉल, जैसे बैट्समैन बीट हो जाता है, फिर बोलता है ना जो बॉल गया वो गया, अब वो नए बॉल को एकदम फ्रेश वे से खेलने की कोशिश नहीं करता तो है। सर, बच्चे जो भी ऐसा करते हैं कि वो सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉब्लम, अभी भी उनको थर्ड हाँ, प्रॉब्लम का कुछ चल रहा है, यार वहां पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। करते तो हो जाता क्या? अरे छोड़ो उसको, अभी के लिए छोड़ो, नहीं तो ये वाला भी गलत होगा, फिर ये सिलसिला आगे जब, बढ़ता चला जाएगा, फिर तुम 9th पर होगे तो हाँ, 5th के बारे में सोचोगे। जब इंडिया में 4th और 5th डे मैच होता है तो बॉल इतना इतना स्पिन करता है ना, तो कभी कभी कुछ बॉल्स होती है तो भाई, मतलब बैट्समैन खेल ही नहीं पाएगा। अगर बैट्समैन वही सोचे कि हर बॉल वैसे ही होगा तो थोड़ी ना खेल पाएगा। हाँ, जो बॉल गया वो गया, वो बॉल बहुत लो रह गया, बहुत हाई रह गया, तो वो चीजें होती रहती है एक विकेट में। तो उसी तरह से आपको भी सोचना है कि नहीं चलो, जो हो गया वो बॉल गया वो गया, जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया, अब हम लोग बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। तब तक आपको मेहनत करते जाना है, तब तक आपको कंसिस्टेंटली एक एक क्वेश्चन पे फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ अटेम्प्ट करना है, तभी जाके आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। वरना फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे, और अगर ज्यादा क्वेश्चंस में आप ऐसे घबरा गए तो पूरा पेपर खराब होने की संभावना रहता है। आप फिर मन बेमन से आप पेपर देने लग जाते हो, फिर आप ये भी सोचोगे छोड़ो फर्स्ट अटेम्प्ट जाने दो, करेंगे सेकंड अटेम्प्ट में काम, इस एटीट्यूड से आप देने लग जाते हो। तो ये नहीं सोचना है, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू डू वेल, दैट्स इट। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े सख्ती से, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है। अगर आप उस तरह से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी डूइंग वेल। सर आपका क्या कहना है सर, मतलब जो टेस्ट में बच्चे कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है, या फिर जैसे बहुत स्ट्रांग बच्चा है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरा 220 230 नंबर आए, है ना, और जैसे कि स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन
उसका नहीं आ पा रहा है, वो जिस तरह से वो चाहता था उस तरह से नहीं चीजें बैठ रही हैं, तो क्या उसे वो पूरा सेक्शन ही छोड़ देना चाहिए? क्या उसको केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स, ऐसा एकदम बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा सर ऐसा हो सकता है ना कि वो मैथ में जाए और मैथ में भी वही हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर उसको 5 प्रॉब्लम अगर ऐसे मिल गए तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर तो ऐसा ही नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम इजी तो होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो शुरू के 5 प्रॉब्लम मिले वो 5 टफ वाली कैटेगरी के हों। अब वो मैथ में भी घुसे तो ऐसा हो जाए कि टफ वाली कैटेगरी वाला ही प्रॉब्लम पहले उसको मिल जाए। तो अगर उसने एक, कहते हैं ना कि अगर आपने एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ ली है तो आपके पास उसके बाद एक कुछ बीच में ऐसा सफर जरूर मिलेगा जो आपके लिए आरामदायक होगा। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है तो उसके बाद आप आगे बढ़िए, ताकि आपको इजी वाला प्रॉब्लम मिल सके या फिर मॉडरेट वाला प्रॉब्लम मिल सके। आप अगर जंप मार देंगे तो फिर वहां भी चांसेस इज देयर कि मैथ्स में भी आपको टफेस्ट वाला ही मिल जाए पहले, फिर फंस जाएंगे। ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बस इन प्रॉब्लम को छोड़िए और उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़िए। ये वाला स्ट्रेटेजी ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बच्चों आपको मतलब अपना, और सर कितना इंपॉर्टेंट रह जाता है कि हमने कितने मॉक टेस्ट दी, क्योंकि मॉक टेस्ट में ऐसा होता ही होगा, अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में भी ऐसी सिचुएशन आएंगी। हाँ आएगी। तो जितना मॉक दे दिए हो उस तरह से आप उस सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर्ड हो गए हो एक तरह से, कि हाँ एग्जाम में भी ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, राइट? तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर जाता है ऐसे सिचुएशन में, कि आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो क्या ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए कि नहीं। अगर आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑन विद। एसआरएम चेन्नई वर्सेस आरवीसी, बेटा आरवी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, एसआरएम से काफी बेटर कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और विद एक्सपीरियंस ही आएगा, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला पार्ट की टेस्ट एंड रिवीजन। टेस्ट एंड रिवीजन अगर आपने अच्छे से किया तो डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट। सर अब रिवीजन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी बच्चों के पास 1 महीने से भी कम लगभग टाइम, ऐसा हमको हमको मान के चलना चाहिए कि रह गया है, कि अगर 1 महीने में आपको मान लीजिए सर रिवाइज करना है पीसीएम, तो टाइम टेबल किस प्रकार होना चाहिए बच्चे का? तो थोड़ा उस पर आ जाते हैं कि टाइम टेबल किस तरह से बच्चा बनाए और कैसे स्टार्टिंग अपने मतलब क्या डेली पीसीएम करे और डेली 11-12 करे या फिर टॉपिक वाइज ही हैज टू प्रिपेयर। तो चलिए सर, लेट्स ट्राई टू आई विल ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल। आप मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। हाँ यस, आप होस्ट हो गए हैं सर, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। यस यस। तो जैसे अभी जैसा मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को मोस्टली टाइम मिल रहा है स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, दे आर ऑब्वियसली एट होम, ये मान के चल रहा हूँ। स्कूल वाले बच्चों के अगर हैं तो उसके लिए भी हम डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा। तो सर मुझे लगता है कि आज की डेट में अब हमारे पास मान लीजिए पूरा दिन है तो हम पीसीएम तीनों कर सकते हैं, राइट? वी कैन डू डेली बेसिस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना? एंड आपको जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे मंडे है ना, फिर आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है ना? मान लीजिए 6 दिन का हम टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, आपको सबसे पहले इसके 2 पार्ट होते हैं, राइट? फिजिक्स और फिजिक्स की, जैसे आप एक होता है आप एक क्लासेस कर रहे हो, है ना, और एक है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट?
तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने देर क्लासेस कर रहे हो। जैसे आप मंडे को फिजिक्स जो है उसकी आपने मान लो 3 आवर का लेक्चर देख लिया, तो आपको 3 आवर उस पर सेल्फ स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, रिविजन, ठीक है। और सिमिलरली गोज विथ, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कभी कभी कोई बच्चे हैं जो 2 आवर्स का भी सेशन देख सकते हैं। अगर आपने 2 सब्जेक्ट कवर करना है तो आप 3 आवर्स का स्लॉट बनाइए, और अगर आपको 3 सब्जेक्ट करना है तो आप 2 आवर का, मैं 2 घंटे के हिसाब से आपका स्लॉट बना देता हूँ कि आपको 2 आवर का मोस्टली रिविजन की जरूरत पड़ सकती है, राइट। ओके, सो 2 आवर का आपको फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री और 2 आवर मैथ्स आपको करना है, राइट। पढ़ाई, क्लासेस एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये बच्चों को रेकमेंड करना चाहेंगे कि जैसे कि आप का कोई टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है तो आप उसको डिटेल में आप उसका वीडियो देख सकते हो, है ना। अनअकैडमी पे आप जाके उनका लेक्चर्स देख सकते हो, हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, एंड देन अगेन आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दैट। नाउ दैट कैन बी व्हाट PYQs हो सकते हैं, आपके कुछ नोट स्टार्टिंग के हो सकते हैं, एंड देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेम प्लान आप रख सकते हो ट्यूसडे के लिए, एंड आफ्टर दैट वेडनेसडे को आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। मतलब आप ऐसा रख सकते हो कि यार हाँ, हर दूसरी तीसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट दे दो, एंड देन उसके बाद आप एनालाइज करो कि यार मॉक टेस्ट, एंड उसको आपको एनालाइज करना है कि क्या आप गलत जा रहे हो। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, 3 आवर का आपने टेस्ट दिया, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि यार मुझे क्या चीजें जो करनी थी वो मैंने ठीक से नहीं करी। उस पे आपको पेपर में आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर का मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं इस टॉपिक्स में गलती कर रहा हूं, तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह का सेम चीज अगर आप रिपीट करोगे यहाँ पे थर्सडे को भी अगर आप 2 आवर फिजिक्स की क्लास, 2 आवर प्रैक्टिस, सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड सेम गोज विद मैथमेटिक्स। तो सर अभी लगता है कि बच्चों को 12 घंटे तो दिन का पढ़ाई में देना ही चाहिए, नो डाउट, है ना। 2 आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप थियरी देख रहे हो एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग। सर कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसे सिर्फ प्रैक्टिस करने का, कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट है सर प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर उसका बहुत मन नहीं करेगा थियरी में बार बार घुसने का, थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो फिर वो थोड़ा नया चाहेगा, वो नया मिलेगा उसको प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ये भी एक है सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया है 2 महीना पहले, अब फिर उसके बाद वो बच्चा कर ही नहीं पाता है, मतलब रिवीजन, उसको बार बार बोलोगे कि रिवीजन करो, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है कि वो प्रैक्टिस करे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मन से करे, इंजॉय करे प्रैक्टिस को। अगर वो बोर होने लगा कहीं भी तो वो पहले सिलेबस खत्म करना उसके लिए नुकसानदायक होने लगेगा, उसको नुकसान करेगा, उसका इंटरेस्ट भागेगा, सवाल को सॉल्व करने से उसकी वो होगी, ठीक है, कि नहीं करेंगे ऐसा दिमाग करेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़े नए नए प्रॉब्लम भी कई बार आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऑब्वियसली सर जैसे बच्चा, मैं जैसे वापस से इस पे बताना चाहता हूँ बच्चों को कि यार देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है। आपने प्रिपेयर किया, आपने कुछ लोगों ने हैं जिन्होंने नहीं देखा, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिन्होंने वीडियोस ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि वो वीडियोस देखें, तो ऑब्वियसली वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। पर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब वो पूरा ये 4 आवर्स यूटिलाइज करे, थोड़ा सा PYQs करे, एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली आप जो है सिंगेज वगैरह सॉल्व करें मैथ्स के लिए, है ना। फिर ये 2 आवर्स को आप PYQ में दीजिए, फिर आप ये सिंगेज करिए, या जो भी अप्रोप्रिएट बुक है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो 2 आवर्स PYQs, 2 आवर्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका एक कॉम्पैक्टनेस आ रही है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट। एंड अगर कोई बच्चे हैं जिनका बैकलॉग है ना, इफ दे हैव द बैकलॉग, तो उनके लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि दिन में आप 3 से 4 घंटे बैकलॉग के लिए निकालें। इन आवर्स को कम कर लीजिए, थोड़ा 1.5 ईच कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 9 आवर्स कर लीजिए PCM, और 3 आवर्स आप अपने बैकलॉग को दीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा तरीका बताया सर ने आप लोगों को, आप इन तरीकों को फॉलो कीजिए। देखिए हम लोग दोनों मिलके आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया,
सर अभी आपको रिवीजन का तरीका बता रहे हैं, तो हम लोग दोनों मिलके अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आप इनको अच्छे से अमल कीजिए, इन पे काम कीजिए। सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा, इन पे काम करना होगा। उसके बाद अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो टाइम आपके पास सफिशिएंट है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। एक बुक ले लीजिए, उसमें एक पेज शॉर्ट नोट्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम 2 पेज, है ना, एक चैप्टर मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, दैट्स इट। ये नहीं कि भरे जा रहे हैं कुछ भी सारे पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, ये नहीं करना है। मैक्सिमम 2 पेज का, और छोटा टॉपिक है तो 1 पेज, ठीक है ना। और सिर्फ आपको रखना है क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखना है। क्या क्या लिखना है इसमें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और हाँ, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स कर देते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, सबका अपना अपना होता है ना, किसी का कोई वीक होता है, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है। मतलब वो चीज जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, हाँ, सो द थिंग्स यू फॉरगेट, वो लिखना है। ये नहीं कि आपको आता है कि भाई a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, वो भी लिखे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मत लिखो, कॉम्पैक्ट रखना है। या कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट नोट्स बनाया तो आप ये भी लिख रहे हैं z = x iota y, और उसमें आप ये भी लिख रहे हैं कि x इज द रियल पार्ट और y इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये टाइम वेस्ट है, ये नहीं लिखना आपको। आप ये लिखिए कि भाई e⁻i = cos θ + i sin θ, अगर आप भूल जा रहे हैं ये चीज ठीक है ना, पर आपको ऐसा चीजें करना है जो आप भूल जा रहे हो, वो चीज आपको लिखना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये 3 चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार यू आर इन वेरी गुड स्टेट, और आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे से मैंने अपना कवरेज कर लिया है। तो आप जो रिवीजन कर रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, रिवीजन करिए और फिर ये शॉर्ट नोट वाले बुक को भी भरते जाइए, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस। तो चैप्टर बाय चैप्टर ये कवर हो जाएगा। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इन फर्स्ट अटेम्प्ट तक, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप सोच भी नहीं सकते ये आपको कितना फायदा देगा। सेकेंड अटेम्प्ट में आप सिर्फ इसके भरोसे और प्रैक्टिस के भरोसे जा सकते, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको ये फॉर्मूला नोटबुक बना लेनी चाहिए, है ना, एंड शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। एंड की, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि यार कुछ कुछ है ना की पॉइंट्स, कुछ की फॉर्मूलाज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। या सर मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, इनऑर्गेनिक के कुछ कुछ रिएक्शंस को चिपका दिया था, ऑर्गेनिक के कुछ कुछ रिएक्शंस को चिपका दिया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को चिपका दिया था अपने वॉल में। तो वो भी बहुत बेनिफिट कर जाता है आप लोग को, वो भी आपको काफी फायदा दे सकता है। अगर सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हो and you are going through those formulas, you are going through those reactions, तो आपको क्या होता है कि उसमें काफी फायदा मिल जाता है ना, आपको दिमाग में बैठ जाता है। किस पर करें टॉप परसेंट के लिए पीसीएम पे, बता दिया बेटा मैंने। देखो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैलकुलस की अगर आप बात करोगे, कैलकुलस, ठीक है ना, कैलकुलस की हम लोग बात करते हैं तो हो गया आपका, एक होता है डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हो गए, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस बता रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इंपॉर्टेंस उस हिसाब से आपको टाइम देना है, ठीक है। जैसे आपको, आप ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन में ना, जैसे मान लो साहिल आपको लिमिट्स आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मान लो अगर आपको लिमिट्स बहुत अच्छे से आता है, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, तो यू कैन गिव दैट। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी क्या खुराक है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, फिर आपका हो गया डेफिनिट इंटीग्रल्स, फिर आपका हो गया एरिया अंडर द कर्व्स, फिर आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका कैलकुलस होता है, क्यों होता है वेटेज में बता देता हूँ। जैसे लिमिट्स है, लिमिट से आपको क्या है
कि एक क्वेश्चन पक्का आना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन पक्का आना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको 2 क्वेश्चन पक्का आना है ना। और ऐसा हो सकता है कि इनसे एक और आ सकता है, +1 भी कर लो कि इन दोनों में से कभी लिमिट से कभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से। तो टोटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर शॉट आता है, 5 क्वेश्चन फ्रॉम आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बात करते हैं इंडेफिनिट और इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आप बात करें इंडेफिनिट इंटीग्रल से आपका एक क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए पक्का आएगा, डेफिनेट से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, एरिया अंडर द कर्व से 1 या 2 क्वेश्चन, आजकल बहुत ज्यादा इसका वेटेज बढ़ गया है। एरिया अंडर द कर्व को मुश्किल मतलब इजी बिल्कुल मत लो, इससे दो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दे रहे हैं, खासकर न्यूमेरिकल बेस्ड में, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, तो आप कह सकते हो इसमें आपको कि लगभग 6 क्वेश्चन तो आपको आएंगे। तो ओवरऑल 11 आउट ऑफ 25, है ना, आप पकड़ लो। मतलब मैं 30 बोलता हूं बट ऑब्वियसली 11, क्योंकि 30 मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, बट 25 में मान लो 11 भी अगर आपको करना है, इसी टॉपिक से करना है, तो आप समझ लो कि कितना आपका वेटेज है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45%। और अगर आप 30 मान के चलो, 30 में से, क्योंकि अगर आपको ये कंपलसरी करना है तो भी आप देखो, चलो, और तभी भी आप देखो अगर आप 30 से भी मान के चल रहे हो कि चलो आपको करना है, फिर भी आपका ये 37% के आसपास है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तो ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सर मैथ में इस टाइम पर इजी चैप्टर पर फोकस करें या डिफिकल्ट? इजी चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में आपको पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि इजी चैप्टर्स भी आपको उतना ही नंबर देगा और टफ चैप्टर भी, डिफिकल्ट चैप्टर भी उतना ही नंबर देगा। तो इजी फर्स्ट, ठीक है। देखो इजी टू किल टॉपिक्स जो है मैथ्स में हमें, अब मैथ्स में सर आपको इजी किल टॉपिक्स बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैं अगर बताऊं तो मैथ्स में जो सबसे इजी चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉट दे देगा, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और उसको रिवाइज करने में और पढ़ने में आपको मैक्स लगेंगे 4 आवर्स। क्यों ना इसको कंप्लीट कर लिया जाए एक ही दिन में। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स, एक क्वेश्चन श्योर शॉट आना है, कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में PYQ के साथ आप कर लोगे 6 घंटे में, PYQ के साथ, है ना। कितने क्वेश्चन आए होंगे लास्ट 15 साल में? 15 क्वेश्चन आए होंगे, है ना। 15 साल में 15 क्वेश्चन आए होंगे, और प्लस कुछ स्लॉट्स में ज्यादा, एक आध 4 स्लॉट है, तो लास्ट 2-3 साल में और भी थोड़ा पकड़ लो, तो वो आपको क्वेश्चन लगा लेने, है ना। वो आप 25-30 क्वेश्चन लगा लो, है ना। एंड कॉन्सेप्ट में क्या ही है इसमें, स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछता है ज्यादा से ज्यादा, देखो आपको एक तो पूछता है मीन निकालना है ना। मीन कितना होता है? समेशन ऑफ xi, है ना, बाय समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, इससे आपका मीन आ जाता है। फिर आपका एक वेरिएंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। वेरिएंस बच्चे जो है ज्यादातर क्या लिखते हैं, इससे करते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो इससे आप निकाल देते हो वेरिएंस, या फिर n बोलते हो आप उसको, है ना। ये आपका आता है, बट इसका इजी फॉर्मूला क्या है कि ये वेरिएंस जो होता है वो होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस मीन स्क्वायर, इससे आप क्वेश्चन करो, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, क्योंकि आप इसको खोलोगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज, इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आपको एक क्वेश्चन तो पक्का है। एंड थर्ड जो मैं आपको बोलता हूं, जो आप करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस, बहुत बच्चे प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते हैं, वो होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। इसके प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको, PYQs एटलीस्ट करके जाओ, इतना आसान भी नहीं देता है। ट्रिग्नोमेट्री है जो आप कर चुके हो 10th में, पर बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड फोर्थ में रखूंगा सेट थियरी को, सेट थियरी से भी आजकल हर एक स्लॉट में क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है ना। तो बेसिक्स आपको वेन डायग्राम वगैरह इसमें कर लेना है ना, वेन डायग्राम वगैरह कर लेना है, फिर आपको अलजीब्रा ऑफ सेट्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका ये 4 क्वेश्चन समझ लो गाइस, 16 नंबर, कभी कभी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से नहीं आता है, बट फिर भी आप हाँ, पकड़ के चलो इन कभी टॉपिक्स कभी में। नहीं आता है। हाँ कभी कभी नहीं आता, बट हाँ पकड़ के चलो कि यार इसमें आपको कुछ नहीं, आप 5-6 घंटा 6 आवर्स प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। सेट थ्योरी में आपको कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स, दैट्स इट। तो गिन चुन के ये टॉपिक्स जो है आप कम से कम 12 से 16 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो आप इन टॉपिक्स करके, सोच रहे हो। तो आपको कोऑर्डिनेट करने में 50 घंटे लग जाते हैं, और ये चीज देखो आपको मैक्सिमम 20 घंटे से अंदर में आपका कवर हो जाए विथ थरो प्रैक्टिस। कोऑर्डिनेट पढ़ने में ही आपको 40-50 घंटे लग जाएंगे, 40-50 घंटे आपको प्रैक्टिस करने में लगेंगे। अगर आप 10-10 घंटे भी मान के चलो एक टॉपिक में, जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया, एक टॉपिक पढ़ने में 10 घंटा लगेगा और उसमें प्रैक्टिस 10 घंटे करना पड़ेगा। और वेटेज कितना है, जितना इन तीनों चैप्टर्स का है, चारों का। तो मेरा कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बेकार है ओनली, वैसे मैथ्स में 60-75 नंबर आते हैं और केमिस्ट्री में 70-85 और फिजिक्स में 45-55। कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हो कि कोऑर्डिनेट की मैथ्स की बात कर रहे हो? पहले मैथ चल रहा है, इसमें बात कर लो, कंफ्यूज मत करो सर को तुम लोग। चलो चलो मैं बता देता हूं, देखो यार ये तो आपको समझ में आ गया ना। ये देखो लगभग लगभग ये आपका जो मैंने कैलकुलस बताया 37% वेटेज है, ठीक है। 30 क्वेश्चन के अगर हम लोग प्रिपेयर करके चले, ठीक है। उसके बाद 10% आप पकड़ लो ये इजी टू किल टॉपिक्स वाले 10%, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलजीब्रा पे। अब अलजीब्रा में यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कितने आते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के बाद आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पूरे अलजीब्रा के टॉपिक्स हो गए, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला भी कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस इनफैक्ट इवन 3 प्रॉब्लम्स, 3, एक श्योर शॉट क्वाड्रेटिक से आएगा, एक श्योर शॉट कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, और एक श्योर शॉट दोनों का मिक्सचर आएगा, ठीक है। पीएनसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज की डेट में। पीएनसी से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड में और एक ऑब्जेक्टिव में। तो फिर भी मैं एक लिखता हूं, ऑन एन एवरेज एक ही लिखूंगा। बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन, है ना। एंड इसको एक लिखता हूं और प्रोबेबिलिटी को भी एक लिखता हूं, बट प्लस इसमें से किसी एक टॉपिक में ऐसा हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, तो एक मैं +1 का लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो आप समझ लो 9 डिवाइडेड बाय 30, तो आपका लगभग लगभग कितना हो गया, 30% वेटेज है अलजीब्रा का, है ना। 30% आपका वेटेज है अलजीब्रा का, ठीक है। हाँ 10% आपका ये हो गया इजी टू किल टॉपिक्स, जिसको मैंने बोल दिया है इसमें डाल दिया है। एंड एक मैंने डाल दिया आपका कैलकुलस में 37, तो 37 67 77% आपका ये चीज आ गया है, अंडरस्टूड। एंड देन अब आप बात करोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो आपको समझना है कि आपको किस तरह से इसको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से गाइज आप पकड़ लो कि जैसे कि आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना,
तो आपके पास इसमें आपको पता है स्ट्रेट लाइंस होता है, ठीक है। फिर आपके पास आपका सर्कल्स होता है, फिर आपका थर्ड सर्कल्स के बाद आपका पैराबोला होता है, फिर आपके पास एलिप्स, एंड देन यू गॉट हाइपरबोला, ठीक है। तो इसमें आप पकड़ लो ओवरऑल मिक्स करके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हो गए आपके सबको। क्या हो सकता है? सर्कल से एक, पैराबोला से एक, एलिप्स से एक, हाइपरबोला से एक, या फिर सर्कल से, कभी कभी सर्कल से एक, सर्कल पैराबोला मिक्स एक, एलिप्स हाइपरबोला मिक्स एक, स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला मिक्स एक, ऐसा भी होता है। तो गिन के चल के आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अंडरस्टूड? तो आप इसको पकड़ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 13% आएगी। अब बाकी बच गए 10%। 10% क्या होता है गाइस? जो आपका होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है। 10% कम्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से आप 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, मैं ज्यादातर आपको बोलूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्री इन सभी टॉपिक्स के साथ मिक्स करके आ सकती है, चाहे वो कैलकुलस के साथ मिक्स करके आ जाए, चाहे वो आपका अलजीब्रा के साथ मिक्स करके आ जाए, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके आ जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन और बाकी इनसे मिक्स करके एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो दिस इज द प्रॉपर वेटेज विच यू हैव सीन, है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। 5-6% ऊपर नीचे, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, बट मोर और लेस दिस इज वेरी वेरी सेम, दिस इज गोइंग टू बी दिस। सर सर्कल्स बहुत हार्ड लगता है बेटा, हार्ड तो सभी है, इजी क्या है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 4 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपने बहुत पहले से कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने बहुत पहले से नहीं करा है तो क्या करना है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं बताता हूँ क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आना, सबका लाइंस के सारे फॉर्म्स आने चाहिए, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। फिर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, एवरीथिंग यू शुड बी थरो विथ, उससे यूज करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको आने चाहिए। सेकंड, स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालना आना चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब एसेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम की लेंथ, है ना। उसके बाद फोकाई और सेंटर के बीच में दूरी, ए कॉमा 0 ई, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये सबका आना चाहिए, सबका। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, है ना। सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें बेसिक्स तो आनी चाहिए यार। ये मैं नहीं बोल रहा कि यार आप बस 2 घंटे पढ़ो और आपको नंबर मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट। स्टैंडर्ड चीजें करना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद थर्ड, टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन, दैट्स इट। अगर ये तीन चीजें आपने करके चले गए, आपने ये चीजें कर ली, तो आई गारंटी यू कि ये तीनों चीज से आप 4 में से बहुत चांस है कि आप 2 क्वेश्चन कर जाओगे बस। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो, बस अगर आपने ये बेसिक्स कर लिया, समझ रहे हो। एंड ये बेसिक चीजें करने में आपको मैक्स टू मैक्स सब मिला के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको 25 to 30 आवर्स लगेगा, ठीक है। 5 आप पकड़ लो, 5 घंटा ऑन ईच, 5 आवर्स ऑन ईच, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स। कोऑर्डिनेट को किस तरह से करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डू। बहुत अच्छा एम है आपका बेटा, बहुत ही अच्छा एम है, ठीक है। एंड आई होप यू अचीव योर एम।
डेफिनेटली बच्चों आप ये सारी चीजें फॉलो करो, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, जो भी चीजें आपको सर ने बताया मैथमेटिक्स के रिलेटेड, शॉर्ट नोट से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद सर ने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया, फिर इजी की टॉपिक्स बताया सर ने आपको। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब मैं सर बच्चों को इजी की टॉपिक केमिस्ट्री का बता देता हूँ, ऐसे कि हालांकि मैंने ऐसा सेशन तो लिया था ऑलरेडी, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ये 5 पॉइंट मेन पॉइंट थे जिन पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है ताकि आप अच्छा कर सके। ठीक है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है बच्चों को स्क्रीन अच्छे से? यस, विजिबल है। तो अब केमिस्ट्री के इजी की टॉपिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ, खासकर मैं इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूँ। मुझे तो लगता है पूरा इनऑर्गेनिक ही इजी की टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट होती है हमारी पीरियोडिक टेबल से, देन हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, ये इजी है। मैं आपको थोड़ा अंदर की बात भी बताता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी आपको जरूर करना है, इजी है। शेप ज्योमेट्री जरूर करना है, इजी है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, तीनों हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री एक ही चीज होता है, और साथ में सॉलिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज है। नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोजन, पार्शियल ड्रॉप टेंशन। पार्शियल ड्रॉप टेंशन सर, पार्शियल ड्रॉप टेंशन थोड़ा बता दीजिए, तब तक मैं लिख देता हूँ, फिर समझा दूंगा मैं। पार्शियल ड्रॉप का अगर आपको टेंशन है बेटा, तो आपको हमने बताया है कि अभी आपके पास सिर्फ एक ही काम है, वो है पढ़ाई करना, और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी भी आप ला सकते हो। आज का यही मोटिवेशन है कि कैसे अभी भी हम लोग 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं जेईई मेंस में। तो आप ये जो पॉइंट हमने बताया है मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, आप वर्क करिए इस पे, और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू वेल, नो डाउट अबाउट इट। एटलीस्ट जो हमने एक्सपेक्टेशन था, हम उस पे तो अपने आप पे काबिल रहेंगे कि हाँ यार हमने ये चीजें करी। तो ये इनऑर्गेनिक के इजी टॉपिक्स है। ठीक है, पूरा इनऑर्गेनिक इजी है, कोऑर्डिनेशन थोड़ा टफ है, बाकी सब इजी है, बस आप तरीके से करेंगे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इजी कैसे है। आप कैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इजी है, कैसे इजी है। जैसे पीरियोडिक टेबल, ये तो बेसिक है, सब लोग को पता होता है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे बच्चे 2 से 3 महीना 4 महीने लगा देते हैं, ये आपको नहीं करना है। अगर आप एमओटी कर लेते हैं, ठीक है, शेप ज्योमेट्री, सॉलिबिलिटी, लैटिस एनर्जी इतना कर लेते हैं, फजान रूल कर लेते हैं, बस इतना काफी है केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए, सारे सवाल सही करने के लिए। हाइड्रोजन अगेन प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड आपको करना है। हाइड्रोजन एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और पीवाईक्यूज कर लीजिए। एस ब्लॉक कंप्लीट एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। पी ब्लॉक पूरा एनसीईआरटी। पी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोरॉन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डी और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक देखने में बड़ा लगता है, बट आप देखिए पूरे ऑर्डर्स जितनी भी डेटा है सब याद करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा KMnO4, K2Cr2O7, ये लास्ट में 2 कंपाउंड्स है इसके डी ब्लॉक में, जो आपको अच्छे से करना है। ए ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी और एफ ब्लॉक छोड़ नहीं सकते क्या? डी और एफ ब्लॉक 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाएगा, दोनों मिला के 4 घंटे में। मेरा वीडियो देख लो, इसको छोड़ना तो बेवकूफी है, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, 4 घंटा में हो जाएगा। ए ब्लॉक तो 2 घंटा में मैं पढ़ाया हूं, देख लो, दुनिया का कोई सवाल गलत नहीं होगा जेईई मेन लेवल का, जो जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है, एक सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि ए ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, पूरा ए ब्लॉक याद कर लेना है और पढ़ना है। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस, बस वहीं से आता है सवाल, और कुछ कहीं से नहीं आता है, इतना आसान है। मेटलर्जी देखने में एनसीईआरटी से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप जो एनसीईआरटी में और के नाम दिए गए उनको याद कर लेते हैं, कैंसिलेशन, रोस्टिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है,
और लास्ट में जो आपको बेनार्कल मेथड, मॉन प्रोसेस और लिक्विफिकेशन 4-5 प्रोसेस है, इनको कर लेते हैं और एलिंगन डायग्राम का ट्रिक जान लेते हैं, तो आपका काम मेटलर्जी का हो गया। तो ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए उस ऊपर जेई पे। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, यू सर्च मेटलर्जी विजेंद्र कुमार, यू विल गेट द वीडियो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री विजेंद्र कुमार, यू विल गेट द वीडियो। डी ब्लॉक विजेंद्र कुमार आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। एफ ब्लॉक विजेंद्र कुमार आपको वीडियो मिलेगा। पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली विजेंद्र कुमार वीडियो मिलेगा। एस ब्लॉक विजेंद्र कुमार वीडियो मिलेगा। ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च मारो, सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल है, सब पढ़ा चुका हूं, शॉर्ट में पढ़ाया हूं, बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये सब कुछ आप आसानी से 1 मंथ में कर सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ डेली अगर आप, ठीक है, इन सभी पे 2-2 घंटा भी देते हैं ना, 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स, तो इतना सब आप कर सकते हैं 1 मंथ में, और इससे आपके 7 सवाल कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। 7 सवाल कंफर्म हो जाते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, सब इस चैनल पे है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक का। तो चलिए, अब बच्चा बोल रहा है 6 to 7 मंथ इनफ टू क्रैक ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएससी। देखिए, इनफ तब है जब आप तरीके से पढ़ेंगे, डेली 14 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे, तभी इनफ है। आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा, तो फिर तो 2 साल भी आपके लिए इनफ नहीं है। तो आप सवाल पूछने से ज्यादा ये इस पे फोकस कीजिए कि आप पढ़ कितना रहे हैं, अपना मैक्सिमम टाइम कहां यूटिलाइज कर रहे हैं, कहां लगा रहे हैं। दीज आर द सम इजी की टॉपिक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इजी, ठीक है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि सब बता के छोड़ रहे हैं। आप सर्च मारिए, आपको वीडियो मेरा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आप सर्च कीजिए और छोड़िए मत, इनऑर्गेनिक में कुछ भी मत छोड़िए, सब आसान है, बहुत आसान है, बिलीव मी। एक बार मेरा वीडियो देख के देखिए, और कुछ भी याद भी नहीं करना पड़ेगा, सब आपको समझाया गया है, अच्छे से समझाया गया है। चलिए, इसमें से कुछ किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? डी और एफ ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबसे इजी डी और एफ ब्लॉक है। ग्यारह से 12 घंटा भी ठीक है, 12 घंटा भी एक अच्छा स्टडी टाइम है। वही है कि 12 घंटा आप कैसे पढ़ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, कोई बच्चा है जो 8 घंटा भी पढ़ता है, वो एफिशिएंट है बहुत, है ना, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है 8 घंटे, तो वो डेफिनेटली इज स्लाइटली बेटर, है ना। पर आपको 12 घंटे पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि हाँ 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया और उसको भी काउंट कर रहे हैं, ये नहीं, है ना। कॉन्सेंट्रेट करके इफेक्टिव आपको पढ़ना है 12 घंटे, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा अपने में। और मॉक टेस्ट में आप जितना जैसे इम्प्रूव करते चले जाएंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डेफिनेटली सर। तो सर, अब हम बच्चों के बहुत सारे डाउट और डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक अब सेशन को हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल, अभिनव सर का टेलीग्राम चैनल, तीनों टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। और अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, वीकली टेस्ट यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कंप्लीट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आईकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और देखिए, प्लस की बात करोगे अनअकैडमी प्लस, तो विजेंद्रा कोड लगाने के बाद 3 महीने का 17,000 लगता है, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000, 30 महीने का 59,000। आइकॉनिक की बात करोगे विजेंद्रा कोड लगाने के बाद, या फिर आप एजे लाइव कोड भी लगा सकते हो, विजेंद्रा या फिर एजे लाइव, तो दोनों में से कोई भी कोड लगाते हो, 6 महीने का आपको लगेगा 34,000 आइकॉनिक का, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000। तो बॉक्स बाउंटी के बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? बच्चों, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आपको दिखता है ना प्लेटफॉर्म पे, तो आप प्लीज उसको नोटिफाई करिए, एंड यू कैन क्लेम सम एक्सक्लूसिव एंड अमेजिंग प्राइजेस फॉर दैट, है ना। रिपोर्ट करना है आपको, इन डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया हुआ है। साथ ही साथ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन, और आगे भी हम लोग करेंगे सेशंस। आज मेरी पीएनसी की क्लास है शाम को 8 बजे,
आप लोग आ जाइए, उसमें बहुत सारे अमेजिंग प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। सर का भी क्लास है शायद 5 PM आज। 5 PM पे तो मैं आज हाइड्रोजन चैप्टर के PYQs कराने वाला हूँ, तो आप उसमें आ सकते हैं 5 बजे। ठीक है, 5 बजे सभी लोग आ सकते हैं, और सर की क्लास में आ सकते हैं 8 बजे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसी चैनल पे है, तो इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक और शेयर बटन भी क्लिक करके रखिए। ठीक है, हम लोग को अप्रिसिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ये चैनल आगे बढ़ेगा, ये फैमिली आगे बढ़ेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को भी बुला के आए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय गाइस, बाय।